नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है सोनू सर जो कि एएसओ के पोस्ट पे अभी वर्तमान में सचिवालय में पोस्टेड है। कहने का मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट पर अभी पोस्टेड है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आगामी जो एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एएसओ का प्रिपरेशन यानी बिहार सचिवालय का तैयारी करने के लिए पहली बात तो आपके अंदर एकदम धैर्य होना चाहिए। मतलब कि उबाहट नहीं होना चाहिए कि मेरे को आज ही सिलेक्शन लेना है, कल ही लेना है, इतना जल्दी नहीं है। क्योंकि इसका वैकेंसी आता है बहुत टाइम के बाद में और फिर इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा जाता है। क्योंकि पिछला वैकेंसी 2014 में आया था और अभी 2022 में है जो सीजीएल थर्ड है। तो नेक्स्ट वैकेंसी आने की पूरी संभावना है कि इलेक्शन के पहले आ जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए। मतलब आ सकता है, मोस्ट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आ जाएगा। तो पहले तो आप, अब ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी तब आप प्रिपरेशन करिएगा, तो फिर तो आप बहुत लोगों से पीछे चले जाएगा। इस वजह से आप अच्छे से तैयारी करिए और वैकेंसी तो तय है आना, क्योंकि 1000 पोस्ट अभी खाली है बिहार सचिवालय सेवा में एएसओ का पोस्ट। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और ज़रूर आएगी। तो सर तैयारी के दौरान जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। स्ट्रेटजी, मेरा स्ट्रेटजी कुछ ऐसा था नहीं। स्टार्टिंग में तो मैं नॉर्मल ही पढ़ रहा था, मतलब कुछ ऐसा नहीं जैसे सब लोग पढ़ते हैं जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये सब, कुछ भी जैसे मन आया वैसे पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा मेरा एम था ही नहीं कि क्या बनना है। फर्स्ट पहले तो इंटर पास किए तो उसके बाद लगा कि कोई सा जॉब कर लेना। रेलवे में भरे टेक्नीशियन में, उसमें हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, मेरिट नहीं बना। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पहले से ही स्टार्टिंग से ही मेरा मैथ और रीजनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। जीएस मतलब सबकी तरह जैसे सबको हार्ड लगता है जीएस, मुझे भी वैसा ही था। साइंस मेरा ठीक ठाक था, बायोलॉजी बहुत बकवास था। तो ऐसा है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, मेरा बायोलॉजी वीक है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है। तो आप, ऐसा है कि मतलब आप बोलोगे कि मेरा इकोनॉमिक्स वीक है तो एग्ज़ाम बोलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हर सब्जेक्ट पे बराबर फोकस रखना है। और जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे मेरा मैथ है, रीजनिंग है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया कि फुल में फुल अटेम्प्ट करना है। 50 है तो 50 लाना है और मेरा आया है। सर ये जो एएसओ पोस्ट पे अभी आप हैं तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि एएसओ ही हमको बनना है? एएसओ बनना है, मेरे आसपास 2-3 लोग 2014 वैकेंसी से गए थे और उनके बारे में बहुत सुनते थे कि सचिवालय में है, सचिवालय में है। तो हम भी सोचते थे कि सचिवालय है क्या। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि सचिवालय ऐसा जगह है जहाँ से पूरा बिहार, मतलब कोई भी स्टेट वहाँ के सचिवालय से ही रेगुलेट होता है, वहीं से पूरा स्टेट चलता है। मतलब वहाँ पे रहना ही बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, हम बता रहे हैं, मेरे साथ में जो जितने भी दोस्त हैं ना, सब लोग इतना स्ट्रगल करके आए हैं। मतलब मोस्ट ऑफ, मतलब हर जगह पे कुछ परसेंटेज होते हैं कि हाँ पहले से अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सचिवालय में आए हैं मेरे हिसाब से 70 to 80% ऐसे हैं कि जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं खुद भी, मेरे घर में भी ऐसा कुछ है नहीं सारा फैसिलिटी, मैं नॉर्मल से ही रह करके आ रहा हूँ यहाँ पे। और पहली बात है ना कि माइंड में रहता है कि बिहार के एग्ज़ाम है तो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, सेटिंग हो गई। मेरा बात मानिए, आराम से तैयारी करिए आंख बंद करके। कोई सेटिंग बेटिंग नहीं होती। क्योंकि आप सोचिए कि सचिवालय में जितने भी मतलब एएसओ बनकर आए ना, पहले से 80% लोग जॉब में हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं क्यों देंगे पैसा? और पढ़ने में अच्छे हैं तभी तो जॉब कर रहे हैं। कोई रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कोई दरोगा हैं, कोई बैंक में है, कोई कुछ है, कोई दिल्ली में एएसओ है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक यहाँ पे आए हैं। तो सोचिए वो लोग को पढ़े लिख करके अच्छे पोस्ट पे गए हैं, तभी तो यहाँ पे मतलब सिलेक्शन पहले ले चुके हैं। तो जो पहले सिलेक्शन ले चुके हैं वो पैसा 20 लाख बोलते हैं, 20 लाख देते हैं, 25 लाख देते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑफिसर बन रहे हो तो बिना पढ़े लिखे कैसे ऑफिसर बन सकता है? वहाँ पे काम करना होता है। अगर आपको नहीं आएगा तो काम कैसे करिएगा? पैसा दे के जाइए तो काम कैसे करिएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सारे लोग जा सकते हैं। और सपना देखिए तभी पूरा होगा, नहीं देखिएगा तो कभी नहीं पूरा होगा। मतलब बिहार पुलिस के बारे में सोचिएगा तो बिहारी पुलिस तक रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब छोटा होता है, पर आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आप पहले कोई भी चीज़ अचीव कर लीजिए, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, कुछ भी अचीव करिए, उसके बाद आगे प्रिपरेशन करते रहिए, है ना।
अच्छा सर, तैयारी के दौरान आपने जो बुक लिस्ट फॉलो की थी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बुक लिस्ट तो पहले तो मैं भी बिगनर्स था, तो मेरे को भी लूसेंट पढ़ते थे, तो एक पेज पढ़ने के लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मतलब समझ में ही नहीं आता था। मैथ रीजनिंग तो पढ़ लिए कोचिंग से। फिर बैच चलता था मेरा, मेरे घर के आसपास में, मतलब डिस्कशन रूम चलता था मैं दोस्त लोग के साथ में। और डिस्कशन ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सभी लोग अच्छे हों और चैलेंजिंग सिचुएशन हो। रोज़ मतलब आपको लगे कि नहीं मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, तो ऐसा बैच मेरा भी पकड़ा गया। और वहाँ पे जीके जीएस स्टार्टिंग किया। वहाँ पे मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया, मतलब अच्छा हो गया कि हाँ कैसे पढ़ना है, लूसेंट कैसे पढ़ना है। मतलब ऐसा हो गया कि हम हर पेज समझ लेते थे, एक बार 10 मिनट पढ़े समझ में आ जाता था। अब पहले ऐसा था कि मतलब एक पेज 2-2 घंटा पढ़ रहे, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, और भी एग्ज़ाम दे रहा था। तो उसके लिए मैंने कैरियर बिल जो होता है उससे सारे सब्जेक्ट का स्पेशल कोर्सेज लिया। जैसे कि डी के चौधरी सर का पॉलिटी है, और साइंस का विवेक यादव सर का, और मेरा मैथ जो भी है आज राकेश यादव सर के वजह से, क्योंकि मैंने उनका स्टार्ट से ही फॉलो किया। फिर रीजनिंग पीयूष बरसने सर से। फिर बार बार एक बार मैंने पहले पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मतलब कोचिंग पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेल्फ स्टडी, हर चीज़ को बार बार अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बना लिए अपना। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम है उसको हम मतलब प्रॉब्लम होता था तो उसको रिवाइज कर लेते थे, बाकी सेट प्रैक्टिस करते थे। और बुक लिस्ट भी है। बुक लिस्ट है ऐसा कि एक बार बुक्स सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बुक लिस्ट मेरा ये था कि लूसेंट क्राउन को तो मुंह पे रखना है, क्योंकि उसको तो मैं कितना बार पढ़ूंगा मेरे को खुद भी याद नहीं। अच्छा, और गाइड बुक के तौर पे इसको रखे हुए हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 दिन में नहीं ख़त्म कर सकते। अगर आपको पहला बार मेरे को ख़त्म करने में 2 साल भी से भी ज़्यादा लग गए होंगे। पढ़ता ही नहीं था, एक पेज भी पढ़ते तो 1 महीना 1 साल में ख़त्म हो जाता, पर ऐसा हो ही नहीं पाता था। फिर पढ़ते 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 ऐसा समय आया कि 10 दिन में सारा बुक ख़त्म हो जाता था। फिर उसके बाद लूसेंट क्राउन तो हो गया। उसके बाद फिर दृष्टि का क्विक बुक हो गया साइंस के लिए। उसके बाद फिर लूसेंट साइंस स्पेशल आता है। उसके बाद फिर घटना चक्र का सारा स्पेशल बुक है, वो सब कंप्लीट किए हैं। मतलब ऐसा आप हो गया था ना मेरा कि एक दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है, ऐसा करना था। और सारा सब्जेक्ट लेते हुए, मैथ रीजनिंग ये सब सब लेते हुए। और सीजीएल का भी मतलब एसएससी सीजीएल भी निकाल चुके, उसमें भी मेरा मैथ में 50/50, सीएचएसएल में भी मैथ में 50/50। मतलब मैथ और रीजनिंग मेरा ऐसा था, स्कोरिंग पेपर था। जीएस भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि जीएस मेरा अच्छा नहीं था, मतलब बढ़िया था। बिहार पुलिस मेरे साइड में बहुत लोग देते थे, बिहार पुलिस नहीं निकलता था। मतलब वो लोग भी अच्छे पढ़ने में, अभी भी वो लोग जॉब पे हैं, लेकिन वो लोग नहीं निकाल पाते थे। 3 बार दिए, तीनों बार मेरा निकला। तो उधर हम फिजिकल के लिए जाते ना, एसआई मेरा 3 बार निकला है। फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ईपीएफओ, मतलब जो भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ सारा निकला है। रेलवे एनटीपीसी का प्री मेन साइको मेरिट में जब बाहर हो गया, मतलब हर एग्ज़ाम निकाला है। बस हाँ, फाइनल नहीं हो पाता था, और इसमें फाइनल हो गया बस। बिल्कुल। अच्छा सर, तैयारी के दौरान रिवीजन का बहुत ही बड़ा एक अहम योगदान होता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। तो आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन देखिए, एग्ज़ाम से पहले 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक तो आप कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाओ और सेट प्रैक्टिस करो। दूसरा कि रिवीजन करो। तो रिवीजन भाई देखो, हम बता रहे हैं कि अगर आप एक बुक को 2 महीना में ख़त्म करोगे तो पहला पेज आप भूल ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा यही था कि फंडा था सिस्टम, कि हमको लगता था कि हम एक बुक को 10 ही दिन में ख़त्म कर दें, और 10 दिन बाद फिर से स्टार्ट करें। और 10 दिन में ही अगर कोई चीज़, इतना थोड़ी ना है कि हम 10 दिन पहले ही पढ़े या इतने जल्दी भूल जाएंगे, या 15 दिन। लूसेंट को ऐसा लगा कि 15-20 दिन में मेरे को कंप्लीट करना, फिर दोबारा पढ़ना, ठीक है। और उसमें भी था मेरा एक छोटा, एक हम डायरी बना के रखते थे, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स होता था, जो मेरे को नहीं आता था बस उसी को नोट्स करते थे। और एग्ज़ाम के टाइम में ना, मतलब 1 घंटा में कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया मुझे भी नहीं पता होता था। और वो डायरी से मेरा कितना क्वेश्चन लड़ा है। तो वो डायरी ऐसा नहीं कि वो डायरी कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा, उस आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का वीकनेस और स्ट्रॉन्ग अलग है। मेरा कोई था कि ऐसा कि हम कुछ कुछ याद नहीं, मेरा डेट है कि डेट मेरा बहुत अच्छा था, कि हम डेट वाइज अच्छे से, डाटा मेरे को अच्छा से याद हो जाता था। डेट कोई भी, मतलब कब कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ, कौन सा बैटल हुआ, ये सब सब मेरे को याद रहता था। तो वो सब के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा था जो हम अपना बना के रखते थे, उसी को बार बार रिवीजन करते थे। और हाँ, बुक को फॉलो करना ही था, ये नहीं कि हम अपना नोट्स बना लिया उसी को रिवीजन करें, फिर हम बुक ही भुला जाएंगे। तो बुक भी रिवीजन है और आपका नोट्स
तब काम देगा कि आप जा रहे हो 1 घंटा में दूसरे रिवीजन करना है। तो ऐसे मेरा मतलब किया और आगे मेरा काम भी दिया। सर तैयारी के दौरान बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा बन चुका है। सर इससे अपने आप को किस तरह से बचा के रखे हुए थे? मेरा डिस्ट्रैक्शन था, बचाए नहीं थे हम। मेरे पास ऐसा डिस्ट उसको देखिए, पढ़ा लिखा इंसान उसको बोलते हैं जो अपने कमियों को मतलब जानता है। वो अपने आप ऐसा नहीं है कि वो गलती कर रहा है तो बार बार उसको दोहरा रहा है। दोहरा रहा है इसका मतलब मैच्योरिटी कम है, और पढ़ने लिखने से सच में मैच्योरिटी बढ़ती है। तो मेरा ऐसा ही था कि मेरे को पता चल जाता था कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, तो हम भी पबजी वगैरह, रील्स वगैरह, दिन भर गाना सुनना, गेम्स, ये सब सब करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही एग्ज़ाम आता था तो मन में एकदम जाग जाता था कि मेरे को यहाँ से निकलना है। तो हम इवन रात में हम फ़ोन लेके भी नहीं सोते थे। मेरे को लगता था कि नहीं, फ़ोन से पढ़ाई करते थे, पर हम सोच लिए थे कि मेरे को 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं रखना है। तो फ़ोन अपना मम्मी को दे देते थे और छोटा-सा फ़ोन रखते थे। और मतलब ऐसा था कि हम, और मेरे साथ में ऐसा भी था ना कि डिस्ट्रैक्शन कब होता है कि आप पढ़ रहे हो, नोटिफ़िकेशन आ गया, तो व्हाट्सएप खोल लिया या इंस्टाग्राम या कुछ भी। तो हम डीएनडी में, मतलब ऐसा हो गया था कि 16-17 घंटा मेरा फ़ोन डीएनडी में रहता है। किसका फ़ोन आ रहा है, किसका आ रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता था। और जब मान लीजिए कोई बुला रहा है, उस समय हम उठाए नहीं तो मेरा तो काम हो गया। और फिर बाद में देखते थे, कॉल किए, कॉल बैक किए, फिर जो भी था वो उतना हम फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो प्रॉब्लम रहता था वो सॉर्ट आउट हो जाता था। और आप लोग सोचिए कि बेरोज़गार आदमी के पास में कौन कॉल करेगा, कितना इंपॉर्टेंट कॉल आएगा। मतलब आएगा, मोस्ट रेयर केस में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ही इंपॉर्टेंट आ जाएगा। घर का कुछ काम होगा या दोस्त लोग बुलाए खेलने के लिए या कुछ कुछ ऐसे ही मतलब रहता था। तो फ़ोन हम डीएनडी में रखते थे और रात में फ़ोन नहीं यूज करते थे, क्योंकि रात में अगर नहीं अच्छे से सोएंगे तो दिन खराब होगा, और दिन खराब होगा तो फिर ऐसे ही चलेगा। अच्छा सर, तैयारी के दौरान जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मान के चलिए किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके ऊपर काफ़ी मेंटली प्रेशर रहता है। इस तनाव को वो कैसे झेले? भाई, हम स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी ऐसा बहुत बार देखे हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम एसआईएम दिए तो प्री हो गया था, मेंस भी अच्छा गया था, मेरा मेंस नहीं हो पाया था। बहुत मतलब क्या ही बोले हम, इतना मेहनत किए थे और रोए भी थे। रोना चाहिए, जब तक आप रोओगे नहीं सीखोगे नहीं। रो करके फिर वापस आओ, सारा चीज़ फिर हम, मतलब ऐसा था कि मतलब हम जो एग्ज़ाम और जॉब के पीछे मेरा जो भी क्या बोलते हैं एम रहता था, जो भी मेरा लक्ष्य रहता था, तो उसको हम अचीव करने के लिए कुछ भी कर देते थे। मेरा भी डिस्ट्रैक्शन होता था, बहुत सबका होता है, लेकिन आपको उस ट्रैक पे वापस आना होता है। ठीक है, तो हम वापस आ जाते थे और फिर प्रिपरेशन चलता था और ऐसे ही चला। तो सर तैयारी के दौरान अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन होकर के तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते थे? सर हर चीज़ का मतलब काउज होना चाहिए, रूट पे वर्क करना चाहिए। यानी कि मतलब चोट लग रहा है दिमाग में, तो दिमाग को सही करना है ना। तो बर यहाँ बात यहाँ पे ये है कि मेरे को देखिए रूट कहाँ पे, हम रात को मोबाइल रखना बंद किए तो दिन को सुबह जल्दी उठे। ठीक है, डिसिप्लिन ऐसा हुआ कि मेरा, हम उठते थे, मेरा कोई था ही नहीं रूटीन। कभी हम 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, मम्मी पूरा गुस्सा करिए, फिर भी मतलब हम अपन, मेरा कुछ है ही था ही नहीं डिसिप्लिन। जब 2-3 बार मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो हम सोचे अब ऐसे नहीं होगा। इतना करने के बाद भी नहीं हुआ था। जो मेरा ऐसा हो गया था ना कि अब हम सोच लेते कि नहीं, मेरे को 11 बजे सो जाना है, हार्डली 5:30 तक उठना है, 6 से 10 का स्लॉट मेरे को पढ़ना है। और जो बच्चा 6 से 10 के, हम 5 से 10 पढ़ देते, जो बच्चा सुबह में ही 5 घंटा पढ़ लेगा, तो जो 8-9 बजे उठ रहा है उससे कितना आगे हो गया। 8-9 बजे उठ रहा है, वो 10 बजे से पढ़ने ही स्टार्ट हो रहा है, हम 5 घंटा पढ़ भी लिए। 5 से 10 मेरा मतलब फिक्स हो गया था कि 5 से 10 पढ़ना है। नहीं पढ़ते थे हम, टेंशन में चले जाते थे। 5 से 10 पढ़ना है, उसके बाद फिर मेरा 10 से 11 था, नहाना वहाना नाश्ता वास्ता करना, 11:30 तक बैठते थे, फिर 3 बजे तक पढ़ते थे। और फिर 3 बजे से ले खाना वाना खाएं, फिर 4 बजे से, मतलब मैं पढ़ाई काम था, और भी रोज़ काम है, घर का काम है, सबको करना पड़ता है। अब मेरे घर में कोई है नहीं, मम्मी का काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो मम्मी का भी काम करते थे, अपना पढ़ाई भी मैनेज करते थे, जैसा भी था हम मैनेज कर लेते थे। और हाँ, एक ऐसा था कि मतलब हम रूटीन फिक्स की कि आज मेरे को 5 बजे उठना है, पढ़ाई करना है। तो 5 बजे नहीं उठ करके कोई 8 बजे उठता है, वो पूरा टेंशन है, आज तो हम 8 बजे उठे, आज हम 3 घंटा लेट नहीं पढ़ पाए। तो मेरा ऐसा नहीं था। मतलब हम अपने आप को, मेरा भी था ऐसा, बोलते हैं ना कि मतलब आपके पास 100 रुपया, उसमें से 5 रुपया भुला गया तो आप 95 भी ख़त्म कर दोगे, नहीं।
नहीं करोगे, उसको यूज करो 95 को। तो वैसे ही मतलब सोचे, हम भी ऐसे ही सोचते थे कि 8 बजे उठे, अब क्या ही पढ़ेंगे यार, अब 10 बजे के बाद पढ़ेंगे। नहीं, उठे जैसे ही मेरे को पढ़ना है, कुछ भी नहीं किए, ब्रश भी नहीं किए, जा करके बैठ के 3 घंटा पढ़ लिया 8 से 11। फिर जा करके नहाए हुआए, जो भी करना है नाश्ता वास्ता किया, फिर 12। तो वैसे ही करके हम अपना क्या किए कि अपने आप को मैनेज भी किए, 3 घंटा पढ़ भी लिए और टेंशन भी नहीं की, नहीं तो पूरा ख़राब होता। तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ रोज़ पढ़ना है। और हाँ भाई, मतलब रोज़ 16 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप 8 घंटा बहुत है, 8 से 9 घंटा पढ़िए और बाकी आराम कीजिए, खेलिए, मंदिर जाइए, मम्मी का काम, घर का काम कीजिए, जो भी करना है कीजिए, सारा काम कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एज होने लगता है 26 27 28, तो लगता है कि अब कहाँ जाएँ, किससे बात करें। मैं तो कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा दोस्त लोग का सिलेक्शन हो गया है। मेरा भी दोस्त लोग का सिलेक्शन हो गया था रेलवे वगैरह में, मेरा नहीं हुआ था। तो मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम थोड़ी ना जज कर लेगा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या फिर कोई भी नहीं जज कर सकते, किसी को भी नहीं। अगर आज 6 महीना पहले कोई बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, तो 6 महीना बाद ज़रूरी नहीं है कि वो कमज़ोर ही रहेगा, वो अपना हार्डवर्क करके वो अपने आप को अच्छा लेवल पे पहुंचा देगा और सिलेक्शन ले सकता है। तो मेरा ऐसा ही था, डिसिप्लिन मेंटेन करना कि नहीं रोज़ पढ़ना है। और एग्ज़ाम के टाइम में, जब भी मेरा 1 महीना एग्ज़ाम का टाइम पड़ता था, तो कुछ भी 1 महीना एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, तो न दिन न रात ऐसा मतलब था कि कुछ भी नहीं, 18 16 कितना घंटा जाएगा कोई पता नहीं है। जितना हम जब तक थक नहीं जाते तब तक पढ़ते रहते। घर में भी जानता है कि इसका एग्ज़ाम आ गया है, कोई भी मतलब आपको पढ़ने से नहीं रोकेगा, पढ़ने के लिए आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। अगर मान लीजिए कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है 1-2%, तो 10% ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट करे कि नहीं पढ़ो आप। मेरा इतना टाइम से नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मेरे घर वाले सपोर्ट किए, बाहर वाले जो भी बोले, और दोस्त लोग भी ऐसा है कि जो सपोर्ट किए, पर खुद में लगता था कि नहीं सिलेक्शन लेना है। और ऐसा जगह भी आए हैं कि मतलब जो भी मेरा दोस्त लोग जितना भी सिलेक्शन लिए हैं, सब लोग बोलते हैं अरे सोनू मेरे को बताओ, हम वहाँ पे आना चाहते हैं। अपना बड़ा ही नहीं कर रहे, बस हम वो लोग भी चाहते हैं कि हम बिहार में आ जाए, कोई बाहर है, कोई बेंगलुरु में है, कोई एमपी में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कहाँ है, ऐसे करके। तो वो लोग भी चाहता है कि हम यहाँ पे आ जाए और एएसओ बन जाए। सबको शुभकामनाएं, एएसओ बनने के लिए आइए, पढ़िए। सर लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि जो आगे एएसओ का एग्ज़ाम देंगे, जो भी स्टूडेंट है या जो भी असफल छात्र है जो पहले दिए और सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें? हाँ, पहले तो हम स्टार्ट में ही बोले कि आप पहले की एकदम क्या बोले, धैर्य रखें, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, स्लोली स्लोली। बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस। सही में सचिवालय के जॉब में ऐसे ही स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस। एसएससी सीजीएल में है कि वो हर चीज़ अपना सब चीज़ टाइम टू टाइम करवाता है, जल्दी जल्दी करवा देता है। लेकिन सचिवालय में आपको पीटी के लिए टाइम देगा, मेंस के लिए टाइम देगा, तो इनफ टाइम रहता है। मतलब फाइनली यही बोलूँगा लास्ट में कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले तो आप दिमाग से हटा लीजिए कि इसमें सेटिंग भी होता है। कोई भी एग्जाम में नहीं सेटिंग होता है, ठीक है। अच्छे से पहले पढ़ाई करिए और मेनली फोकस करिए। हम बता रहे हैं मैथ और रीजनिंग पे। मैथ और रीजनिंग मिला करके ना 80 क्वेश्चन पूछता है, 50 रीजनिंग और 25 से 30 के बीच में मैथ रहता है, तो 80 क्वेश्चन इधर हो गया। तो आप क्यों उधर जीके जीएस पढ़ोगे? 8 घंटा जीएस पे दे रहा है, मैथ पे टाइम ही नहीं दे रहा है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन 150 में, तो 80 क्वेश्चन इधर हो गया। उसमें से फिर आपका 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस रहता है, 25 ही मानिए तो 105 हो गया। 80 + 25 105। 10 क्वेश्चन करेंट रहता है 115, और फिर स्टैटिक रहता है आपका 15 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन आपको बिना मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब पढ़े हुए आपका आ गया। मिसलेनियस पढ़िएगा तो 15 क्वेश्चन उधर आएगा। फिर आप इधर आप आइए जीएस की तरफ, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद पॉलिटी पढ़िए, और उसके बाद ज्योग्राफी देखिए। बस इतना देखिए और इतना में ही आपका सिलेक्शन होगा। बोलते हैं कि स्मार्ट बेस, तो इसको बोलते हैं कि स्मार्ट बेस से आपको पता होना चाहिए सिलेबस कि क्या पूछता है, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, सेट लगाइए। तो आप अपना मतलब एक बनाइए कि हमको इतना पढ़ना है। पढ़ रहे हो आप मेडावल हिस्ट्री एंशियंट पूरा एकदम पढ़ के एकदम दिन रात एक ही हो, मैथ रीजनिंग पढ़ ही नहीं रहे, साइंस पढ़ ही नहीं रहे, तो फ़ायदा तो होगा नहीं। करंट पे फोकस करो, 10 क्वेश्चन उधर से भी आता है। तो आप मतलब और पैटर्न देखिए, 2-3 बार का एग्ज़ाम हुआ है, 2-3 बार का आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा करेंसी एंड ये कैपिटल से क्वेश्चन पूछते हैं, टेम्पल से पूछते हैं, कौन सा प्लेस कहाँ पे है मिसलेनियस में ये पूछता है, करंट इशू में प्ले से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा अवार्ड नहीं पूछता है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा करंट भी अब डिटेल पूछने लगा है,
हर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, मतलब एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा लेवल अच्छा आ रहा है। हाँ, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और टाइम आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, वैकेंसी नहीं आ रहा, तो चुपचाप आँख बंद करके 6 to 10 तक का साइंस पढ़ो, एनसीईआरटी और हिस्ट्री पढ़ जाओ। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं पता चल, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से साइंस के लिए आप 6 to 10 तक पढ़ो, उतना काफ़ी है। बाकी मैथ मैथ तो राकेश यादव सर मैं फॉलो किया हूँ, आपको जो भी अच्छे लगे उनको पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए बस। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, जो सर जितना भी स्टेप बोले हैं उनको आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद जो है इन स्टेप्स को फॉलो करें तो सफलता आपको निश्चित हाथ लगने वाली। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सबसे पहले जा करके आप सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।